हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द 9th लेक्चर ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। ओके, सो हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर लिए थे बढ़िया से। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी हम काम कर लिए थे। अच्छा, तो आज हम लोगों को एक नया चीज पढ़ना है, दैट इज इम्पल्स। कई बार न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी लोग इसका चर्चा कर लेता है, बट हम यहीं करते हैं। इम्पल्स बच्चों, तो वैसे तुम 9th क्लास में इम्पल्स सुने हुए हो। इम्पल्स तुमको 9th क्लास में बताया गया होगा, फोर्स इनटू टाइम या फिर चेंज इन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का चेंज। तो देखो होता क्या है ना कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तब तो फोर्स इनटू टाइम होता है इम्पल्स, लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं हो तो फोर्स इनटू टाइम इम्पल्स नहीं होता, होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ dt। सुनिएगा, फोर्स का बेसिक जो डेफिनेशन होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का हो। हाँ, अच्छा, तो dp का वैल्यू क्या होगा? एफ dt। dp इज इक्वल टू एफ। इंटीग्रेशन dp क्या होगा? इंटीग्रेशन एफ dt। यस और नो? इंटीग्रेशन dp में लिमिट जाएगा p इनिशियल से p फाइनल, और इसमें टाइम का लिमिट जाएगा 0 से t। यू नो कि dt है तो t वेरी कर रहा होगा, dp है तो p वेरी कर रहा होगा। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा p, लिमिट डालेंगे तो ये आएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dt 0 से t। इज दैट ओके? अब ये जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो इम्पल्स को हम लोग दिखाएंगे I बराबर P फाइनल माइनस P इनिशियल, दैट इज इंटीग्रेशन F dt, दैट इज इंटीग्रेशन F dt। ठीक है क्या? ये हो जाएगा एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व। इस F dt को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, एरिया अंडर फोर्स टाइम, फोर्स वर्सेस टाइम कर्व। इज दैट ओके? अच्छा, इसी में एक स्पेशल केस कर लेते हैं कि अगर F कांस्टेंट हो, इफ F इज इक्वल टू, तो अगर F कांस्टेंट होगा तो इंपल्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? इस F को इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे तो F इंटू इंटीग्रेशन dt। तो इंटीग्रेशन dt को हम लोग क्या लिख देंगे? डेल्टा t या t फाइनल माइनस t इनिशियल या टाइम इंटरवल। इज दैट ओके? यही तुम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में। उस समय पे फोर्स कांस्टेंट हुआ करता था। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स इनटू टाइम हो जाएगा लीनियर इम्पल्स, जिसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा तो इंटीग्रेशन एफ डी टी हो जाएगा इम्पल्स, दैट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। दोनों चीज लिख लीजिएगा। यूनिट क्या हो जाएगा इम्पल्स का बच्चों? व्हाट इज यूनिट ऑफ इम्पल्स? यूनिट ऑफ इम्पल्स या तो तुम बोल दो फोर्स इंटू टाइम, तो उसको बोल देंगे न्यूटन सेकेंड, और चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी आइए तो केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? लिख लो। तो बच्चों, तुमको नहीं लगता है कि सबसे पहले हम लोग इम्पल्स कैलकुलेशन का कुछ क्वेश्चन कर लें? ओ हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 3 छोटे छोटे सवाल। पांच केजी का एक बॉल 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। यहां एक दीवार है, इससे टकराया। बॉल returns back in the same line, returns back in the same line with 8 meter per second।
ठीक है, फाइंड इम्पल्स ऑन द बॉल, फाइंड इम्पल्स ऑन द बॉल, बात नंबर 1। ठीक है बच्चों, लिख लिए होगे आप लोग। फिर क्या करेंगे, फिर ये कर देंगे, एम मास का बॉल, एम मास का बॉल v वेलोसिटी से आया, यहां से कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, और थीटा ही एंगल पे रिटर्न बैक हुआ विथ सेम स्पीड v, और आपसे पूछा गया फाइंड इम्पल्स ऑन द बॉल। फाइंड इम्पल्स ऑन द बॉल, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी पूछा जा सकता था। अरे बच्चों, should I move to the next question? Very good. Example. चार 8 टाइम इन सेकेंड, एफ इन न्यूटन, ये 20, ठीक। वेरिएशन ऑफ फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t is shown in figure. Find impulse on the ball, impulse on the object. ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, नहीं? बच्चों, इसी में इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का भी बात कर लेते हैं। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है वो बेसिकली हम आपको बता दिए। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या हुआ, ये इम्पल्स आई बराबर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक। अब ये आई पता करने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एफ इंटू टी, फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन एफ डी टी। इज दैट ओके? तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और ये इम्पल्स पता करने का तरीका इंटीग्रेशन एफ डी टी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बोलो। सुनिएगा, आपको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में ऐसा बोल सकता है कि अ बॉल ऑफ मास 5 kg is moving along positive x-axis with 10 meter per second speed. Okay, a force 20 न्यूटन, अब 20 न्यूटन दे दिए तो कांस्टेंट ही है, acts along negative x-axis on the ball for 5 seconds. Find final velocity of ball.
ये बेसिकली इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का एक सिंपल क्वेश्चन है। यहीं पे रोक देते हैं बात, अब कैलकुलेट कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो भी है थ्योरी वाला बात हम मोटा मोटी आपको बता दिए, ठीक। क्वेश्चन तो यहीं से शुरू है बच्चों। चलिए इम्पल्स के लिए क्या लिखूं? I बराबर P फाइनल माइनस इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी। बताओ इसमें क्या कह रहा है कि बॉल जा रहा है आगे 10 से और वापस आ रहा है 8 से। इसी को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, मानने में कोई बुराई। फाइनल मोमेंटम, फाइनली बॉल पीछे जा रहा है तो कितना ले ले? फाइनल मोमेंटम कितना ले ले? m इंटू -8 आई कैप। माइनस नहीं लोगे गड़बड़ हो जाएगा भाई, ठीक है। लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो हो गया क्या चीज? P फाइनल माइनस P इनिशियल कितना? 5 गुना 10 आई कैप, ठीक है क्या? तो ये हो गया -40 आई कैप और -50 आई कैप, यस और नो? तो दैट इज -90 आई कैप। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड। बेसिकली ये बॉल जब इधर गया, एक मिनट, ये बॉल जब इधर इस दीवार पे टकराया और फिर वापस आया, तो टकराने के दौरान उस पर जो भी फोर्स लगा उसका फोर्स का टाइम का वेरिएशन देखेंगे और एरिया अंडर एफ टी कर्व पता करेंगे, तो इट विल कम आउट टू बी 90 एंड डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स विल बी इन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसीलिए -90 आई कैप आ गया। मान लो कि लगातार जितने देर तक कांटेक्ट में रहा, लगातार एक कांस्टेंट फोर्स लगा उस पे, लेट्स से, मतलब इसमें आपसे ऐसा भी कह सकता है, सर ए भाई सुनो, हम कहे आप आपसे इसमें ऐसा भी कह सकता है कि इफ बॉल was in contact with wall for 0.02 सेकेंड, अगर बॉल वॉल के साथ कांटेक्ट में है 0.02 सेकेंड तक, देन व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स, एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन बॉल। उस बॉल पे वॉल के द्वारा लगने वाला एवरेज फोर्स क्या है, ठीक है? ऐसा पूछ सकता है। ऐसा गया इस बॉल पे फोर्स लगा तभी ना इसका लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ, तो बोला कि फोर्स कितना लगा, एवरेज फोर्स कितना लगा। तो एक बात समझिएगा कि इंपल्स को आपने लिखा कितना, इंटीग्रेशन एफ डी टी, लेकिन अगर इसको आप लिख रहे हैं एफ इंटू डेल्टा टी, तो ये एफ नहीं है बल्कि क्या है, एफ एवरेज है ना। तो अभी के केस में ये इंपल्स का वैल्यू क्या हम लोगों को मालूम है, -90 आई कैप। तो आप ऐसा कह सकते हैं -90 आई कैप इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी इज कितना, 0.02। तो एफ एवरेज का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4500 आई कैप, -4500 आई कैप। इज दैट ओके? कहानी समझ में आया आपको? ठीक। तो दिस इज द एवरेज फोर्स, ऑब्वियसली दिस इज इन न्यूटन। तो दिस इज एवरेज फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉल जो भी है। अब अगला बार में यही ये डन है। अगला क्वेश्चन में क्या किया कि इसी बॉल को किसी एंगल पे लेके आ गया, देखिए ये m मास का बॉल v वेलोसिटी से इधर आया, वापस v वेलोसिटी से उधर चला गया। मान लिया जाए कि ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ओके। तो इनिशियल वेलोसिटी तो इधर और फाइनल वेलोसिटी इधर है। तुम चाहो तो प्योर वेक्टर का कंसेप्ट यूज कर सकते हो चेंज इन वेलोसिटी से, और नहीं तो आई कैप जे कैप से भी। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि v फाइनल माइनस
वी इनिशियल वेक्टर से, और नहीं तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आई कैप जे कैप से भी। एक बात बताओ, ये बॉल जब इधर आ रहा है यहाँ से थीटा एंगल पे, तो इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? वी साइन थीटा, और वर्टिकल वी कॉस थीटा। तो वी इनिशियल का वैल्यू कितना होगा? माइनस वी कॉस थीटा जे कैप अब प्लस वी साइन थीटा आई कैप। कहो हाँ, पक्का? अच्छा, वी फाइनल जब बॉल इधर जाने लगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी इधर हो गया, तो वो कितना हो जाएगा? वी साइन प्लस वी कॉस थीटा जे कैप अब प्लस वी साइन थीटा आई कैप, प्लस वी साइन थीटा आई कैप। यस और नो? ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी। ये क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी। अब अगर हम लोगों को इम्पल्स लिखना है तो इम्पल्स लिखेंगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो ये हो जाएगा m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करेंगे तो वी साइन थीटा कट जाएगा, है ना? और दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा? वी कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस वी कॉस थीटा, दैट इज 2v कॉस थीटा। तो m इंटू 2v कॉस थीटा जे कैप। यस और नो? तो ये कितना हो गया? 2mv कॉस थीटा जे कैप। सुनिएगा मेरी बात, आप सीधा सा समझिए सर कि जब ये v वेलोसिटी से आ रहा था तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था v sin थीटा, और वर्टिकल में डाउनवर्ड में था v cos थीटा। जब ये ऊपर जा रहा था तो इसका वर्टिकल में अपवर्ड था v cos थीटा, लेकिन हॉरिजॉन्टल में राइटवर्ड ही था v sin थीटा। तो ये जो v sin थीटा था, जितना पहले था, जिस डायरेक्शन में पहले था, उतना ही बाद में भी रहा क्या? इस v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले भी v sin थीटा था राइटवर्ड, और फाइनल में भी जो हुआ वो v sin थीटा राइटवर्ड ही है। तो क्या v sin थीटा की वजह से कोई चेंज आया है वेलोसिटी में? नहीं। जो भी वेलोसिटी का चेंज है ड्यू टू v cos थीटा था, पहले नीचे की तरफ हो गया। अब तो कोई चीज नीचे की तरफ x था और ऊपर की तरफ x हो गया, तो चेंज कितने का हो गया? 2x का। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज v cos थीटा, इनिशियल इज माइनस v cos थीटा। तो चेंज इज v cos थीटा माइनस ऑफ माइनस v cos थीटा, दैट इज 2v cos थीटा। तो 2mv cos थीटा हो गया आपका क्या चीज? माने चेंज इन लीनियर मोमेंटम, दैट इज योर impulse. Is that okay? Yes. कहो हाँ? Very good. अच्छा, इसी में अगर ऐसा बोल देता बाबू, हेलो, ऐसा बोल देता कि 100 balls per second is falling in the on the surface. What is average normal reaction on the बॉल? ठीक है क्या? या एवरेज फोर्स, ठीक है? तो ये इंपल्स आ गया ना एक बॉल पे। तो ऐसा अगर n नंबर ऑफ बॉल गिर रहा है 1 सेकेंड में, तो इंपल्स पर सेकेंड कितना हो जाएगा? n इंटू ये, और 1 सेकेंड में जितना मोमेंटम चेंज होता है या इंपल्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एफ एवरेज। इज दैट ओके? तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। ये वाला सवाल में फोर्स वर्सेस टाइम कर दिया है, और फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड इंपल्स। तो इंपल्स क्या हो जाएगा? एरिया अंडर एफटी कर्व, एरिया अंडर एफटी कर्व, दैट इज योर इंपल्स। तो ये क्या हो जाएगा इंपल्स का वैल्यू? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 80 न्यूटन सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड है, न्यूटन इंटू सेकेंड। इज दैट ओके? बोलो। yes, आगे बढ़े। yes, सॉरी, एक ये जो आखिरी सवाल है वो देखिएगा। आखिरी सवाल क्या है कि a ball of mass 5 kg, a ball of mass 5 kg is moving along positive x-axis with 10 meter per second speed. एक 20 न्यूटन फोर्स एक्ट along negative x-axis on the ball for 5 seconds. Find final velocity of the ball. Find final velocity of the ball. सुनिएगा, P इनिशियल कितना हो जाएगा? 5 गुना 10 आई कैप, नहीं, और P फाइनल 5 इंटू V फाइनल। यस और नो?
फोर्स किधर लगा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। कितना? 20 न्यूटन। तो फोर्स का वैल्यू कितना हो गया? -20 आई कैप। और टाइम कितना है? 5 सेकेंड। यस और नो? तो हम लोग क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। यस और नो? फोर्स इंटू टाइम कितना हो जाएगा? -20 इंटू 5 आई कैप। पी फाइनल इज 5 इंटू वी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज 50 आई कैप। यही है ना? तो जब हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 100 आई कैप इज इक्वल टू 5 इंटू वी फाइनल। वी फाइनल का वैल्यू कितना हो जाएगा? -50 -10 आई कैप। तो बॉल जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और फाइनली वो जाने लगेगा 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग। इज दैट ओके? ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। नहीं, थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन सब करें इसी में। बोलो। हाँ, ठीक है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पे थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक बॉल है जिसका मास है 2m, जिसका मास है 2m, एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा गया, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा गया। इसका मास है m, इसका मास है m। इसको v वेलोसिटी से फेंक दी। ये जो दिख रहा है बीच में वो क्या है? एक रस्सी है जो कि स्लैक है। स्लैक्ड मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग है जो कि स्लैक्ड है और ये रेस्ट पे है। दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक, फाइनल velocity of both blocks, both balls, and impulse of tension force, impulse of tension force on each block, on each ball। ये सवाल आप पहले इसको लिखिए, फिर मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ जल्दी। देखो यार, वैसे तो वेलोसिटी तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से भी इसमें आ जाएगा, प्लस मैं चाहता हूँ इसको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से भी करूँ। हमको इस सवाल को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेने दो, सिचुएशन थोड़ा सा समझो कि क्या क्या हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? एक रस्सी है जो कि स्लैक है, ये स्मूथ सरफेस है, कुछ नहीं दिया तो स्मूथ है, ये वी वेलोसिटी से चल गया। तो जब v वेलोसिटी से चल दिया ये बउआ, तो जब तक रस्सी टाइट नहीं हो तब तक तो v से चलता जाएगा। अचानक से क्या होगा? अचानक से तो फिर भाई साहब इसको एक झटका मिलेगा पीछे की तरफ। यस और नो? अचानक से जैसे ही रस्सी स्लैक होने से टाइट होने पे आएगा तो इस पे एक टेंशन फोर्स खट से आएगा, इस पे नहीं, और एक झटके में 0 से टेंशन T हो गया होगा, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक। और एक बात है कि रस्सी आइडियल है तो जो टेंशन यहाँ पे पीछे आएगा वही टेंशन यहाँ पे आगे आएगा। कहो हाँ, ठीक है। और जितने देर में इसका, जितना देर तक टेंशन इस पे लगा होगा उतने ही देर तक इस पे भी, फिर क्या होगा कि दोनों साथ साथ चलने लगेगा। तो टेंशन का जो रोल आया वो कितने देर के लिए आया? बहुत ही कम टाइम के लिए। तो इसको एक झटका पीछे की तरफ मिला और इसको एक झटका, तो इसका जो टेंशन इनटू टाइम इंटरवल होगा, या टेंशन वेरिएबल भी कह सकते हो, ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा और फिर बाद में 0 हो गया होगा। नहीं, अगर तुम इस टेंशन का ग्राफ देखोगे वर्सेस टाइम, तो पहले तो टेंशन 0 रहा होगा, अचानक से बड़ा होगा और फिर घट के 0 हो गया। जब साथ साथ चलने लगा तो रस्सी में क्या टेंशन आएगा? दोनों साथ साथ चल रहा है, कोई भागना चाहिए नहीं रह ज्यादा तेजी से, तो रस्सी में टेंशन खत्म हो जाएगा। तो ये यार एरिया अंडर टेंशन टाइम कर्व जो आएगा, दैट विल बी इंपल्स, दैट विल बी यस और नो? अब एक बात बताओ कि इस समय पे इसका लीनियर मोमेंटम
पी आई हो जाएगा एम इंटू बी शुरुआत में, और बाद में जब ये फोर्स लग गया होगा तो इसका एक वेलोसिटी इधर की तरफ हो गया होगा और इसका भी वही वेलोसिटी इधर की तरफ हो गया होगा, है ना। तो इसका पी फाइनल हो गया होगा एम इंटू बी डैश। क्या सही तो है ही, गलत काहे बताएंगे। अगर हम तुमसे ऐसा पूछे कि यहाँ पे पी इनिशियल कितना है तो, और इसका पी फाइनल कितना है तो 2m इंटू वी डैश, यस और नो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका लीनियर मोमेंटम mv से घटा होगा कि बढ़ा होगा? घटा होगा, है ना। लीनियर मोमेंटम घटा होगा, है ना। बोलो। तो हम लोग इस पर क्या लिखेंगे? इसके बारे में लिखेंगे कि इसका लीनियर मोमेंटम को घटाया, कौन घटाया? टेंशन की वजह से लगने वाला इंपल्स, है ना। इंटीग्रेशन टी डी टी को हम लोग बोलेंगे इंपल्स ड्यू टू टेंशन। इसको हम आई टी से डिनोट कर लेते हैं। इज दैट ओके? अरे कहो हाँ। तो एक बात बताओ, इस पर जो हम लोग इंपल्स लिखेंगे वो लिख देते हैं माइनस आई टी, माइनस आई टी, और वो क्या हो जाएगा? m इंटू वी डैश माइनस m इंटू वी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? कहो हाँ। इसके बारे में क्या लिखेंगे? इस पे जो टेंशन यहां पीछे लगा वही इस पे आगे लगा, उतने ही समय तक लगा। तो जितना इंटीग्रेशन टी डी टी इसका आएगा उतना इंटीग्रेशन टी डी टी इसका भी आएगा, लेकिन खाली है कि ये पीछे की तरफ आएगा और ये तो इस पर इंपल्स आगे की तरफ होगा। हम क्या कहेंगे कि इस बॉल का लीनियर मोमेंटम बढ़ाया, कौन बढ़ाया? इंपल्स ड्यू टू टेंशन। तो इस बॉल के लिए आई टी प्लस में लिखे कि माइनस में लिखे? तो प्लस आई टी बराबर क्या लिख देंगे? 2m इंटू वी डैश माइनस, कहो हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। दोनों को क्या करूंगा? जोड़ दूंगा। दोनों को क्या करूंगा? जोड़ देंगे तो क्या क्या कट जाएगा? आई टी कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3mv डैश माइनस mv, यस और नो। m से m गायब हो गया, बाहर चला गया। v डैश का वैल्यू कितना आ गया? v बाई, कहो हाँ। अच्छा, v डैश का वैल्यू v बाई 3 आ गया। इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, आई टी का मैग्नीट्यूड तो आ ही जाएगा, यस और नो। तो आई टी का वैल्यू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? इंपल्स ड्यू टू टेंशन, इंपल्स ड्यू टू टेंशन कितना हो जाएगा? 2m इंटू वी डैश दैट इज v बाई 3। तो 2m v बाई 3, इज दैट ओके? कहो हाँ। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस कार्य को हम ये हमने क्या यूज किया इसमें? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अगर मैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम नहीं यूज करता तो मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी यूज कर सकता था। अभी तो हम लोग अकेला इसके बारे में बोले तो बोले इस पे लगा झटका या इस पे लगा इंपल्स, जिसकी वजह से इसका लीनियर मोमेंटम घट गया। इस पर एक इंपल्स लगा आगे की तरफ, जिसकी वजह से इसका लीनियर मोमेंटम बढ़ गया। ये दोनों मिला करके नेट फोर्स क्या हो जाएगा? और नेट इंपल्स भी हो जाएगा, यस और नो। तो नेट फोर्स 0, तो व्हाट वी कैन डू? वी कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। तो ऑल्टरनेटिवली हम लोग क्या कर सकते हैं? बोल देंगे बोथ ब्लॉक एज अ सिस्टम, तो एफ नेट क्या हो गया? 0। बोथ ब्लॉक एज अ सिस्टम एफ नेट इज 0। तो अपन क्या कर सकते हैं? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? m इंटू बी। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m v डैश प्लस 2m v डैश, m v डैश प्लस 2m v डैश। फ्रॉम हियर वी विल गेट v बाई 3। और जब हमको v डैश आ गया तो इंपल्स तो खट से बता देंगे, इसका या इसका किसी का भी लीनियर मोमेंटम का चेंज देख लो, खट से अपना इंपल्स का वैल्यू आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। नहीं, जैसे इसी का देख लेंगे तो रेस्ट पे था और वी डैश से चलने लगा तो लीनियर मोमेंटम का चेंज कितना हो गया? 2m इंटू वी डैश, 2m इंटू वी बाई 3। कहो हाँ। लिख लो इसको। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी मैं ऐसा ही एक सवाल और दूंगा। एक सवाल क्या, अनेक सवाल भी होगा। राइट डाउन। ठीक है सर, अगला सवाल दूं? आइए। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं,
कितना रखे मास बुआ? बोलो कितना रखे मास इसका? हाँ 5 kg 10 kg। ओके ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक बुलेट है। 2 kg का रख लेते बाबू। कितने से लेके चले जाए इसको? 10 5 15 2 17 5 kg से। चलो इसको लेके चल जाते हैं 17 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ठीक। कह रहे हैं बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन दी 10 kg ब्लॉक। अभी हम सारे सरफेस को स्मूथ बोल रहे हैं, मतलब ग्राउंड को स्मूथ बोल रहे हैं। ऑल्दो रफ होने से भी इस सवाल के उत्तर को फर्क नहीं पड़ता, बट फिलहाल के लिए हम इसको स्मूथ मान ले रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड इम्पल्स ड्यू टू टेंशन and impulse due to normal between bullet and 10 kg। बुलेट और 10 kg के बीच जो नॉर्मल है उसका इम्पल्स और रस्सी में जो टेंशन है उसका इम्पल्स बताना है आपको। एटलीस्ट आपको सवाल लिखना है, फिर मैं ही खुद बता दूंगा। क्या बोल रहा है सवाल कि एक रस्सी है और रस्सी को मासलेस मानेंगे, अभी कुछ दिया नहीं है। एक रस्सी है, उससे एक 5 kg ब्लॉक बंधा हुआ है, दूसरा 10 kg ब्लॉक बंधा है, किसी स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। एक बुलेट है 2 kg का, वो 17 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, आकर के सीधे 10 kg में घुस गया और फिर बाहर निकला नहीं। एम्बेड करना मतलब फंस जाना। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या किया, ये लोग साथ साथ चलने लगा। जब ये बुलेट और ब्लॉक जाएगा आगे तो इसको भी खींच के साथ में ले जाएगा। इस प्रक्रिया में फोर्स का दर्शन कहाँ कहाँ होगा तुमको, कहाँ कहाँ फोर्स तुमको दिखेगा? स्ट्रिंग एंड ब्लॉक। हाँ सर बताइए। देखिए ये 2 kg जब इससे टकराएगा तो दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो इस 2 kg पे नॉर्मल आएगा, पीछे की तरफ कहो हाँ। और इस 10 kg पे वही नॉर्मल आएगा, आगे की तरफ कहो हाँ। अच्छा, जब ये आगे जाने लगेगा तो रस्सी अचानक से फिर टाइट होगा, तो इस 10 kg को किधर खींचेगा? पीछे। तो रस्सी पे टेंशन T लगेगा, पीछे अचानक से बढ़ा होगा। रेस्ट 0 से खट से कोई वैल्यू आया होगा और फिर बाद में जब साथ साथ चलने लगा होगा तो फिर से वो खत्म हो गया होगा। तो ये टेंशन T पीछे आया होगा, तो 5 kg पे वही टेंशन T आगे लगा होगा। जो चीज अभी मैं फोर्स के, भाई साहब सुनिए, जो चीज मैं अभी फोर्स के टर्म में बता रहा हूं कि इस पर नॉर्मल पीछे की तरफ लगा, ऑब्वियसली दिस नॉर्मल विल बी वेरिएबल। टकराया होगा रेस्ट से 0 से, नॉर्मल अचानक से बढ़ा होगा और फिर जाके चिपक गया होगा तो नॉर्मल फिर बाद में 0 हो गया। तो नॉर्मल वर्सेस टाइम कर्व अगर आप देखेंगे तो वो आपको ऑब्वियसली कुछ इस तरीके से वेरी करता हुआ दिखेगा, और उसके अंदर का जो एरिया आएगा दैट विल गिव यू इम्पल्स ऑफ नॉर्मल, दैट विल गिव यू इम्पल्स ऑफ नॉर्मल। तो बुलेट पे इम्पल्स ऑफ नॉर्मल आएगा पीछे की तरफ, 10 kg पे इम्पल्स ऑफ नॉर्मल आएगा आगे की तरफ, इस 10 kg पे इम्पल्स ऑफ टेंशन आएगा पीछे की तरफ, इस 5 kg पे इम्पल्स ऑफ टेंशन आएगा आगे की तरफ। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है सर, सुनिएगा मेरी बात। आओ हुजूर तुमको एक बात बताओ, क्या तुम सबका इनिशियल और फाइनल सिचुएशन बता सकते हो? चलिए, इनिशियल यहाँ पे लिख दे रहे हैं और फाइनल यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इज दैट ओके? 5 kg रेस्ट पे, 10 kg रेस्ट पे, और बुलेट 2 kg कितने से? 17 मीटर पर सेकंड। यस और नो? और फिर ये जब चलने लगा होगा तो बुलेट घुस गया होगा 10 kg में, चलने लगा होगा साथ साथ। अब 5 kg भी इसके पीछे पीछे साथ साथ चलेगा ना। तो यहां पर हम इसको, ये 10 kg का है, इसका आगे की तरफ वेलोसिटी vc मान लेते हैं,
बुलेट इसमें एम्बेडेड होगा लेकिन हम अलग से बना ले रहे हैं। 2 kg इसका भी वेलोसिटी vc, और ये 5 kg इसका भी वेलोसिटी, कहो हाँ, ठीक है सर। सुनिएगा, आप जरा हमको बताइए कि इस 2 kg पे नॉर्मल पीछे लगा ना, तो इस पर हम पीछे की तरफ क्या बोल दें? नॉर्मल नहीं। नॉर्मल का वैल्यू निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत तेजी से बढ़ा होगा और घटा होगा। तो इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एन टी मतलब एरिया अंडर न्यूटन नॉर्मल टाइम कर्व वो निकाल सकते हैं। बेसिकली वो कहाँ से आएगा? चेंज इन मोमेंटम से। तो इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल इस पे पीछे लगेगा, इस पे नॉर्मल का इम्पल्स आएगा पीछे। तो 10 kg पे इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल किधर लगेगा? आगे। और एक रस्सी का झटका आएगा पीछे, तो इस पर इम्पल्स ड्यू टू टेंशन आएगा पीछे, हाँ है ना? और इस 5 kg पे वही इम्पल्स ड्यू टू टेंशन जो आएगा वो आगे की तरफ। और कोई इम्पल्स कहीं कुछ? पक्का? इसके बारे में कहो, क्या कहोगे? इसके बारे में क्या कहोगे? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के हिसाब से इक्वेशन क्या लिखोगे? माइनस आई एन, माइनस आई एन पीछे की तरफ है, इज इक्वल टू 2 इंटू वी सी माइनस 2 गुणा 17। यस और नो? इस पर अगर हम लोग, अच्छा इस पे पहले लिख लेते हैं। इस पे क्या लिखेंगे? अरे रुको नहीं, इसी पे लिख लेते हैं। इस पे क्या लिखेंगे? प्लस आई एन माइनस आई इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल माइनस इम्पल्स ड्यू टू टेंशन। वो कितना हो जाएगा? 10 इंटू वी सी माइनस 0 माइनस 0। इनिशियली इट वॉज एट रेस्ट। ये इम्पल्स हो गया और आरएचएस में चेंज इन मोमेंटम। इस पर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का इक्वेशन क्या लिखेंगे? प्लस आई टी इज इक्वल टू 5 इंटू कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समीकरण 1 2 3 कितने वेरिएबल? आई एन आई टी और वी सी। आई एन आई टी और इज दैट ओके? ठीक। सबको जोड़ दूं? सबको जोड़ दूंगा तो आई एन कट जाएगा, आई टी कट जाएगा, एलएचएस में हो गया 0 इज इक्वल टू 10 5 15 2 17 वी सी माइनस 34। वी सी का वैल्यू हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है क्या? अच्छा, इम्पल्स ड्यू टू टेंशन आई टी का वैल्यू अगर हम लोग पता करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 5 इंटू वी सी ना, तो ये कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन सेकेंड। और आई टी आ गया, आई एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? वी सी का वैल्यू 4, 2 यहाँ रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 34 दैट इज माइनस 30। और माइनस माइनस कट गया तो इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल कितना? ये 4 माइनस 34 माइनस 30, यहाँ माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन सेकेंड। इज दैट ओके? ये इम्पल्स ड्यू टू टेंशन, ये इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल और ये वीसी। हम ये कह रहे हैं कि वीसी का वैल्यू तुम एक लाइन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से भी निकाल सकते थे, हाँ है ना? देख लो, पहले इसको लिख लो फिर बात करते हैं उस पर। वैसे आप इसको ओरली कर सकते, आप इसको ओरली कर सकते थे, एकदम कर लेते। कैसे करते देखो, ए भाई इनिशियल मोमेंटम कितना, अब टोटल फोर्स कितना? 0। किस पे मिला करके? 2 kg 10 kg 5 kg ऑल एज अ सिस्टम। नेट फोर्स इज 0 क्योंकि जितना नॉर्मल 10 kg पे आगे उतना नॉर्मल 2 kg पे पीछे, जितना टेंशन 10 kg पे पीछे उतना टेंशन 5 kg पे आगे। ठीक है क्या? तो टोटल फोर्स तो 0। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना? 2 गुना 17 दैट इज 34। अब फाइनल मोमेंटम कितना? 2 10 5 17 इंटू बीसी। तो शुरुआत में 2 गुना 17 34, अब बाद में इस सब साथ साथ जा रहा है तो 10 5 15 2 17 बीसी, तो 34 बराबर 17 बीसी। बीसी इज 2। अच्छा, ये 5 kg रेस्ट से बीसी तक गया है, रेस्ट से 2 तक गया है, कौन दिया? कौन इसका मोमेंटम बढ़ाया? आईटी। तो आईटी क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 माइनस 0, तो आईटी का वैल्यू हो जाएगा 10, वही है भी। अच्छा, ये जो 2 kg है इसका मोमेंटम घटा कितना? 17 दूना 34 था और अब कितना हो गया? 2 गुना 2 4, तो 34 से 4 हो गया, 30 से घट गया, कौन घटाया? आई नॉर्मली ने घटाया, तो आई एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30। क्लियर है क्या? ओरली भी तुम कर सकते थे। दैट ओके?
एक और सवाल करूं? इसको समझ में कोई दिक्कत? अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ये m मास है और ये 2m मास है, ठीक है क्या? इनके बीच में दूरी कितना है? 3 मीटर। इनके बीच में दूरी कितना है? और स्ट्रिंग इज आइडियल और अभी स्लैक है, ठीक है क्या? केप्ट ऑन स्मूथ फ्लोर। कैसा फ्लोर? हॉरिजॉन्टल स्मूथ फ्लोर। केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ठीक है क्या? अब क्या कह रहे हैं कि दिस इज गिवन अ राइटवर्ड वेलोसिटी v, 2m is given a rightward velocity v perpendicular to this line. Find स्ट्रिंग के टाइट होने के बाद वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक बताओ। ऑल्सो फाइंड इम्पल्स ऑफ टेंशन या इम्पल्स ड्यू टू टेंशन। आपसे क्या कह रहे हैं कि स्ट्रिंग के टाइट होने के बाद दोनों बॉल का वेलोसिटी बताइए और टेंशन के द्वारा क्या इम्पल्स लगा है बॉल पे वो भी आप हमको बताइए, ठीक है? आप बस लिख लीजिए, बताएंगे तो हम ही। सुनिए मेरी बात, सवाल क्या बोला? अच्छा एक बात सुनना, लेंथ ऑफ रोप भी दिया हुआ है। लेंथ ऑफ रोप इज 5 मीटर। 3 मीटर तो, अरे 3 मीटर तो सिलेक्ट है, एक्चुअल लेंथ उसका कितना है? 5 मीटर। तुमको सवाल समझ में आया? दोनों बॉल जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, नहीं ऐसा कोई टेबल होगा उस पर रखा हुआ। दोनों बॉल रस्सी से बंधा हुआ है, लेकिन रस्सी क्या स्लैक है। अब हम इसको हॉरिजॉन्टल में, ये जो दूसरा बॉल था इसको इधर की तरफ फेंक दिए, तो ऐसे ऐसे पहले फिसलते हुए जाएगा और ये बेचारा रुका हुआ होगा। अचानक से फिर क्या होगा? रस्सी टाइट हो जाएगा। रस्सी टाइट हो जाने के बाद क्या होगा उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक? सुनिएगा मेरी बात। दो सिचुएशन बनाते हैं। हेलो बच्चों, अरे बच्चों, जस्ट बिफोर व्हाट? वाह, स्ट्रिंग के टाइट होने के जस्ट पहले सिचुएशन क्या होगा? ऐसा होगा सिचुएशन, यस और नो? ऐसा हो जाएगा। ये लेंथ कितना? 3 मीटर और ये लेंथ कितना? 5 मीटर, ठीक है? और इधर की तरफ जाएगा कितने से? V से जा रहा है, ठीक? अभी तक रस्सी टाइट नहीं हुआ। ये 3 मीटर, ये 5 मीटर, ये एंगल कितना डिग्री? 37। कहो हाँ। इस V के देयर आर 2 कंपोनेंट्स। ये एंगल भी कितना? 37 डिग्री। तो V का इधर वाला कंपोनेंट जो होगा, इधर वाला, ये कितना हो जाएगा? V cos 37 और इधर वाला कंपोनेंट तो V sin 37 दैट इज 3V by 5। V cos 37 दैट इज 4V by 5। इज दैट ओके?
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक। ये क्या है? जस्ट बिफोर। ये क्या है? जस्ट बिफोर। जस्ट आफ्टर रस्सी टाइट होते ही क्या होगा? अगर हम आफ्टर का सिनेरियो तुमसे पहले पूछे तो तुम हमको बताओ ना कि आफ्टर में होगा क्या। इस वाले बॉल पे एक आ जाएगा टेंशन IT और इस वाले बॉल पे एक टेंशन आ जाएगा IT पीछे की तरफ, है ना? जिसके फलस्वरूप फलस्वरूप क्या होगा? ये बेचारा रेस्ट पे था, इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी VC। यस और नो? तो हाँ। अच्छा, इस टेंशन के इंपल्स की वजह से इसका क्या होगा? इधर की तरफ जो वेलोसिटी था 4v/5 वो घट के हो गया होगा VC। रस्सी आइडियल है तो खींच नहीं सकता है, टूट भी नहीं सकता, तो इधर की तरफ दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। जो भी फोर्स लग रहा है रस्सी के अलोंग लग रहा है, क्या इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या ये 3v/5 को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। अब जरा हमको बताओ कि इसके लिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम और इसके लिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इसके लिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या लिखेंगे? IT प्लस में ही, दैट इज मास कितना था इसका? M। इसका मास कितना था? M इंटू VC माइनस 0। इज दैट ओके? इसके लिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम प्लस की माइनस? माइनस IT इज इक्वल टू 2m इंटू VC फाइनल मोमेंटम माइनस m इंटू, अच्छा 2m इंटू 4v/5 इनिशियल मोमेंटम। तो दिस इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करनी। तो IT कट के 0 हो गया। यहाँ पे कितना MVC हो गया? 3mVC माइनस 8mv/5 8mv/5। इज दैट ओके? तो M से M कट गया, तो VC का वैल्यू कितना हो गया? नहीं 8/15v ना। VC का वैल्यू हो गया 8/15v। अब ये वाला भी वेलोसिटी आ गया, ये वाला भी वेलोसिटी आ गया, तो अब इसका हम नेट वेलोसिटी भी बता सकते हैं। ये इस 2m का नेट वेलोसिटी नहीं है। ये 2m का नेट वेलोसिटी है क्या VC? नहीं, ये 2m का नेट वेलोसिटी नहीं है, ये केवल एक कंपोनेंट है। तो हम ऐसा कर सकते, अच्छा इंपल्स ड्यू टू टेंशन तो खट से यहाँ से बता सकते हैं। इंपल्स ड्यू टू टेंशन क्या हो जाएगा? M इंटू VC, तो M इंटू 8v/15। यस और नो? ये तो हो गया इंपल्स ड्यू टू टेंशन। बस एक बात हमको बता दो कि इसका जो नेट वेलोसिटी होगा, इसका जो नेट वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? इस और इसका रिजल्टेंट। यस और नो? तो अपन क्या लिख सकते हैं? तेरी भला के, हाँ, इसका जो नेट वेलोसिटी होगा V नेट, इस V नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा? √VC² प्लस 9v²/25, मतलब इसका स्क्वायर। यस और नो? हाँ, VC का वैल्यू उठा करके हम वहां डाल सकते हैं 8/15। तो 8/15 रख देंगे तो ये हो जाएगा 64/225, 64/225, 64/225 प्लस 9/25। अब VC आ जाएगा बाहर। ये जोड़ ओड़ करना तो तुम्हारे लिए सिंपल ही है। इज दैट ओके? कहो बच्चों। हो ये V हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? तो लिख लीजिए इसको। इस तरीके से इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एक और करेंगे। एक सवाल है SC वर्मा बुक में, उसको भी कर ही लेते हैं, वो इंपल्स मोमेंटम पे ही है। अरे बच्चा
देख लो बच्चों, ये क्या है? ये क्या है? एक पुली है। बहुत अच्छे। पुली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटूड मशीन। पुली को पुली हम लोग जैसा बिहार बोर्ड का स्टूडेंट बोलता है, अंग्रेज लोग सब होता है तो उसको क्या बोलता है? अच्छा अच्छा। देखो बच्चों, ये भी एक ब्लॉक है, इसका मास m है, ये भी एक ब्लॉक है, इसका भी मास m है, बॉल है। स्ट्रिंग इज आइडियल, स्ट्रिंग इज आइडियल। और यहाँ पे एक छोटा सा m मास जो है वो v वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी से आ रहा है, v नॉट वेलोसिटी से आ रहा है और आ करके इसे टकरा करके चिपक गया। तो बॉल comes and sticks to the pan, sticks to the pan। इससे जा, इसको पैन बोलने, आकर के टकरा गया। ठीक है क्या? ओ, फाइंड वेलोसिटी ऑफ each particle आफ्टर दिस। ठीक है। ऑल्सो फाइंड इम्पल्स ड्यू टू टेंशन एंड नॉर्मल, इम्पल्स ड्यू टू टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बॉल एंड पेन। ये आखिरी सवाल करना है। हाँ सुनिएगा, ये क्वेश्चन एक बार कर लिए हैं, एक बार यही इसी चीज को सीधा करके किए थे अभी, तो वही है। बेसिकली होगा क्या, ये जब इससे टकराएगा तो ये दोनों नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा ना। तो एक बात बताओ, फाइनली ये वाला जो है, फाइनली ये वाला m नीचे की तरफ जाएगा VC से। ठीक, और इस पर एक इम्पल्स आएगा, किसकी वजह से? नॉर्मल की वजह से। ये भी जाने लगेगा सेम ही वेलोसिटी से, कितने से? VC से। और इस पर जो आएगा एक इम्पल्स ड्यू टू टेंशन और इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल, नीचे की तरफ ना, टेंशन ऊपर खींचेगा, नॉर्मल नीचे खींचेगा। और ये वाला जो बॉल है, ये वाला लेफ्ट वाला, इसको भी दिखा देते हैं। ये छोटा वाला बॉल, ये भी जाने लगेगा ऊपर, सॉरी ये जाने लगेगा ऊपर की तरफ, कितने से? VC से। क्यों? क्योंकि इम्पल्स ड्यू टू टेंशन, दिस इज इम्पल्स ड्यू टू। हो हाँ ठीक है बेटा। तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे इक्वेशन को बताओ जरा। इधर माइनस IN, ये जो इम्पल्स आया है वो इसके मोमेंटम को घटा दिया, तो कितना हो गया? MVC माइनस MV नॉट। यस और नो? इस वाले पे क्या लिखेंगे? नीचे की तरफ जाने लगा तो इसको IN, इसके इम्पल्स को बढ़ा, मोमेंटम को बढ़ाया और IT घटाया, तो क्या लिखेंगे? IN माइनस IT इज इक्वल टू MVC माइनस 0। इसका तो बढ़ गया, कितना? IT इज इक्वल टू MVC माइनस 0। ऑब्वियसली तुम सीधा करके लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से भी ये काम कर सकते हो। अब इस तीनों को अगर हम सॉल्व कर देंगे, जोड़ देंगे, तो VC का वैल्यू कितना हो जाएगा? V नॉट बाई 3, और बाकी IN का वैल्यू, IT का वैल्यू MV नॉट बाई 3, और IN का वैल्यू जो हो जाएगा 2MV नॉट बाई 3। IN बराबर 2MV नॉट बाई 3। इज दैट ओके? तो आज हम जो है तुमको इम्पल्स का वो क्वेश्चन कराए हैं जिसमें फ्रिक्शन वगैरह नहीं आया है। अगले क्लास में होगा तो एक दो क्वेश्चन और करा देंगे जिसमें फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव होगा, इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव फोर्स का फर्क भी बता देंगे।
तब फिर हम लोग कोलिजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। चलिए।